फिज़िकल वालों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ओरिएंटेशन लेक्चर ऑफ पीआरसी नवंबर 2025 बैच नंबर 2। मेरा नाम हुदैद वसी है और अपने मुख्तसर तारुफ़ के बाद मैं ओरिएंटेशन को स्टार्ट करूँगा। नाम मैंने आपको बता दिया, हुदैद वसी मेरा नाम है। मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, 3 पेपर्स लेफ़्ट इन माई क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा पिछले 5 साल से ARDD से एफिलिएटेड हूँ और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट टीच कर रहा होता हूँ। PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पोर्शन शेयर कर रहा हूँ एंड बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग क्या है, लॉ क्या है, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में हम इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं अभी। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेशन है ना, ये वन वे सेशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि मैंने से बोलना है आपने सुनना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इनकरेज करूंगा अगर ऑडियंस में मौजूद हर एक बंदा इंटरेक्ट करे, ठीक है, और जो सवाल मैं पूछूं वो सवाल का जवाब मुझे देता रहे, ठीक है, ताकि यहाँ से कुछ मैं बोलूँ और कुछ आपकी सुनूँ। ठीक है, एवरी वन इज़ इनकरेज टू पार्टिसिपेट। मेरी बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले भी और फिज़िकल वाले भी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इंटर करने के बाद या ए लेवल्स करने के बाद जो आपके पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो हम सबको ही पता है, बड़े कॉमन होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बड़े होकर जनाब कोई इंजीनियर बन जाएंगे, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है पायलट बनना है, कोई कहता है कि जनाब मेरे जो पूरी फैमिली स्ट्रक्चर है सारे डॉक्टर्स हैं, तो शायद मैं भी मेडिकल में जाऊँ और डॉक्टर बन जाऊँ। अच्छा, करियर ऑप्शंस में एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जो मेरा प्रोफेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैंने करना क्या है, थोड़ा सा फला यूनिवर्सिटी में पूछ लूँ, इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ, फिर सीए वाले में चले जाऊँ, या कितने लोग ऐसे जिन्होंने इरादा कर लिया कि अब करना है? इरादे वाले कितने हैं साथी? माशाल्लाह सारे इरादे वाले सबके। हाँ जी, कोई और चांस नहीं है? ऐसा नहीं बोलें, दिल टूट जाता है। कोई और चांस नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा ही था कि मैं बाय चॉइस आया था, ठीक है, और कुछ हजरात होते हैं MD कैट वाले, वो पहले MD कैट में जान मारते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता फिर सी के अंदर आ ही जाते हैं। चलो, जिस रूट से भी आ गए, जिस तरह से भी आ गए, बहुत अच्छी जगह आ गए हो, क्योंकि बिलीव मी CA इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशनल करियर। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मैं आपको ओरिएंटेशन दे रहा हूँ और मैं खुद CA फाइनलिस्ट हूँ इसलिए भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको नंबर से प्रूफ करके बता दूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका दिल चाहता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ? सबका दिल चाह रहा है, ठीक है, मेरा भी चाहता था, लेकिन चूँकि फैमिली टाइज इधर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो इधर अब रहना पड़ता है पाकिस्तान में। बहरहाल, तो हर बंदे का दिल ये चाहता है। अब अगर आप सोचो कि कौन सी ऐसी तालीम है जो कि मैं कम से कम पैसों में कर लूँ, मुनासिब टाइम में हो जाए, बाहर भी चला जाऊँ और पैसे भी अच्छे कमा लूँ। एक एक करके एवेल्यूएट कर लेते हैं। डॉक्टर कितने में बन रहा है आजकल? करोड़। एक घर रखवाना पड़ेगा, यानी ठीक है, 1 करोड़ रुपये। और पे बैक पीरियड कितना है? पे बैक मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में बाहर आ जाएगी जॉब करके? 10 साल बाद, ठीक है, 1 करोड़ रुपये और 10 साल। अच्छा, ये प्राइवेट डॉक्टर की बात हो रही है। इंजीनियर कम से कम 40-50 लाख, और कितने टाइम में रिकवर होगा? मरते दम तक नहीं होगा, लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसी क्वालिफिकेशन का नाम बताऊं जो कि आपको इसके आधे से भी आधे के आधे पैसों में हो जाए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अगर 1 करोड़ रुपए का डॉक्टर बन रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने में बन रहा होगा? 6 लाख 7 लाख रुपए में, ठीक है। और ये पैसे कितने टाइम में बाहर आएंगे? अगर बाहर जॉब करने जाओगे तो 1 महीने के अंदर, 1 महीने क्या 15 दिन में रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो सारे रूट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो हम और आप जिन घरानों से ताल्लुक़ रखा है ना, खास और अपनी बात भी करूं तो हम कोई बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड फैमिली से नहीं है, एक मिडिल फैमिली से हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, इस बैकग्राउंड से हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मोटिवेट कर रही होती है, करवाई जा रही होती है ना, वो क्या है? पैसे, लाइफस्टाइल। तो इस एतबार से ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड दैट कि जो ये प्रोफेशन तुमसे डिमांड करता है तुम उसकी मीट कर लो डिमांड्स, ठीक है। अच्छा, अब इस CA में आने के लिए किस रूट से आना पड़ता है? किस रूट से आना पड़ता है? तो CA में जो आने के लिए रूट है ना मेरे पास, वो है इंटरमीडिएट या A लेवल्स, यानी कि वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट या A लेवल कर लिया, अब वो क्या आ जाएगा? CA में आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी मैट्रिक पास इंसान CA नहीं कर सकता, कम से कम क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट या A लेवल्स। इंटरमीडिएट में कितने लोग हैं मेरे पास यहाँ पर? इंटरमीडिएट में ज़्यादातर इंटर वाले हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट में कितने ऐसे लोग हैं खुदा ना खास्ता जिनकी 50% या उससे कम है? कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक है,
तो जिसकी परसेंटेज 50 या उससे कम है, अनफॉर्चुनेटली उसका सीए में आने का रूट इंटर के बाद नहीं है। इंटर के बाद वो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता 50 से कम पे। अब क्या करना पड़ेगा, 2 साल की कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा, एडीसी वगैरह, फिर उस रूट से आ जाए। फ़िलहाल फौरी तौर पे नहीं आ सकता, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी 50 से ऊपर लेकिन 60 के अंडर है, वो कितने हैं? 50 से ऊपर वाले कितने हैं? सारे ही हैं ना, सारे ही हैं ना 50 से ऊपर। तो 50 से ऊपर वालों के लिए मुश्किल नहीं। अगर 50 से ऊपर और 60% के अंडर है ना, तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसका नाम होता है QAT, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट। उसमें मैथ्स और इंग्लिश होती है, वो पेपर पास करने पड़ेंगे। अगर कोई 60 से ऊपर है, 60 से ऊपर वाले कितने हैं? माशाल्लाह, यहाँ भी एक अच्छा नंबर है। 60 से ऊपर वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं। क्यों? कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सीए के अंदर आ सकते हैं। मुबारक हो आपको। अच्छा, सीए में आने के बाद आपके पास अभी जो स्कीम चल रही है, अच्छा मैं आपको कुछ बता दूं कि ये ओरिएंटेशन जब हो रही है, जब मेरी एजुकेशन स्कीम 2025 अप्रूव हो चुकी है। ये क्या है? ये एजुकेशन स्कीम्स होती हैं आईकैप की ना। आईकैप क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। इसका फ़र्क भी बता देता हूँ। देखो, आईकैप है एग्जामिनेशन बॉडी जो आपके पेपर लेगी। अगर मैट्रिक इंटर की बात करूँ तो लेट से मैंने पढ़ा टाइम कॉलेज 8 से, कोचिंग की क्लासेस ली, लेकिन मैंने पेपर किसको दिए? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची को दिए। बात समझ आती है? इसी तरह मैंने मैट्रिक किया ग्रीनलैंड से, लेकिन मैंने पेपर कहाँ दिए? BSE के, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आईकैप क्या है? एग्जामिनेशन बॉडी है। ARTT क्या है? ट्यूशन प्रोवाइडर है, लर्निंग प्रोवाइडर है। बात समझ आ रही है? इतना फर्क समझ आ गया। तो बात क्या चली थी मेरे भाई? बात क्या चली थी? एंट्री रूट की बात चली थी। तो जो बंदा 60 से ऊपर है उसको कोई पैसे बोल रहा हूँ, कोई एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन स्कीम की बात चल रही थी। तो अभी जो आपकी एजुकेशन स्कीम फॉलो हो रही है वो हो रही है एजुकेशन स्कीम 2021। 2025 की जो एजुकेशन स्कीम है वो अप्रूव हो चुकी है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अप्लीकेबल हो जाएगी। वो आप लोगों के लिए रेलिवेंट होगी कैफ लेवल से। PRC लेवल में आप लोगों के लिए रेलिवेंट बोलो भाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़ोर से बोलो ना, रेलिवेंट नहीं है। आपको PRC देने हैं 5 पेपर, 5 पेपर देना है, ठीक है। 5 पेपर कौन कौन से देना है वो सारे पेपर्स के नाम मैं बता दूंगा आपको। इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स है जिसमें मैथ्स है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। ये 5 पेपर आपने देने हैं। 5 पेपर करने के बाद जब आप कैफ में जाओगे तो फिर वहाँ आपका सेकंड लेवल है, उसे कहते हैं कैफ। इसके अंदर है आपके टोटल पेपर 8 पेपर में 4-4 में बांट दिया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। वो 8 और 5 कितने हो गए? 13 पेपर देने के बाद आपको करनी पड़ेगी एक जगह से ट्रेनिंग। वो सारा रूट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ कि सीए में कितना टाइम लग जाता है और एंट्री रूट क्या है, ठीक है। अच्छा, 8 और 5 13 पेपर देने के बाद आपको देनी पड़ेगी एक फर्म में जाके ट्रेनिंग। जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं? हाउस जॉब करते हैं। हाउस जॉब करने में क्या सीखते हैं? इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, वो हिस्ट्री कैसे लेते हैं, सब कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं? एक बड़े डॉक्टर के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे जाके उन्होंने भी एक बड़ा डॉक्टर बनना है। तो आप लोगों ने भी एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ट्रेनिंग होती है 3.5 साल की, लेकिन नई स्कीम में आईकैप ने कुछ और रूट्स निकाल दिए। मैं समझा दूंगा आपको। 2 साल वाली ट्रेनिंग भी है, 3.5 साल वाली ट्रेनिंग भी है, कोई 4 साल वाली भी है। वो अलग अलग रूट्स हैं, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन आपको क्या पता है कि कम से कम 2 से 3 साल की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी काम सीखने के लिए। ट्रेनिंग करते करते आपका आ जाएगा फाइनल लेवल, और फाइनल लेवल में कम से कम आपके लगभग 6 पेपर हैं जो आपको देने पड़ेंगे। ये सब कुछ पास करने के बाद आप कहलाओगे एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। एंट्री रूट समझ आ गया? हंस रहा है यार, लड़के ने अपने आपको एज्यूम कर लिया है। मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, एक गार्ड इधर आ रहा है, गेट खोल रहा है, साहब आप प्लीज़ निकलें। लड़के ने सब कुछ एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करता हूँ, ठीक है। और ये सवाल जवाब आपने मुझे मेरे साथ देना है इसमें, ठीक है। जब सीए में तुम आए, ये येलो बॉय, मैंगो बॉय, नाम क्या आपका यार? नूर भाई के चेहरे बहुत नूर है माशाल्लाह। नूर भाई मुझे बताओ, जब तुमने सोचा कि तुम सीए करने जा रहे हो तो घर वालों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला जो करता है करे हमारे पे, डिटेल मालूम कर लो, ठीक है। पढ़ सकते हो नहीं? क्यों ऐसा क्यों कहा कि नहीं पढ़ सकते हो? कि शायद उनको लगता है या तो तुम कर नहीं सकते, ये तुम, हाँ जी, कभी अप कभी डाउन, एकेडमिक कोई मसला नहीं है, मैं भी ऐसी था। आप बताओ। ठीक है, ठीक है। भाई को कहा गया कि देखो इनके ख़ानदान में भी कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मेरे ख़ानदान में भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भाभी हैं,
और भी लोग हैं जानने वाले। तो इनको कहा ये गया कि देखो इमोशनल नहीं होना, ये सेम बात है जो मेरी वालदा ने मुझे कही थी कि देखो इसमें अटैम्प्ट्स लग जाती हैं, इसमें इंसान फेल भी हो जाए, लेकिन तुमने ना दिल पे नहीं लेना, दिमाग पे नहीं लेना है, इस चीज़ को सवार नहीं करना। अच्छा, और यहाँ से कोई बताएगा, यहाँ से कोई फीडबैक देना चाहेगा? दे दें, बोलें, देखें आज नहीं बोलेंगे तो फिर कभी भी नहीं बोलेंगे, बोलें। हाँ, क्या आपने जब सोचा कि मैंने सी करना है तो क्या क्या फीडबैक मिला आपको मार्केट से, घर वालों से, दोस्त से, रिश्तेदारों से, किससे क्या फीडबैक मिला? डिफ़िकल्ट है, परसेप्शन यही है, ठीक है। और पीछे वाले बताएं, अरसलान भाई आपके पड़ोसी जो हैं। डाडो सुट्टो, अरसलान भाई माशाल्लाह सीए फाइनलिस्ट हैं और ये के इलेक्ट्रिक से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस भी एक चीज़ होती है, उसके अंदर के इलेक्ट्रिक की मिसाल भी आएगी तो अरसलान भाई की मिसाल भी साथ साथ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये क्वालिफाई होने में माशाल्लाह इनके चंद रात पेपर बाकी हैं बस। ओके, अच्छा, जब मैं सी करने के लिए आया या जब भी कोई भी बंदा सी करने के लिए जनरली आता है तो उसको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, क्या बहुत डिफ़िकल्ट है, तुमसे नहीं हो पाएगा। उसको देखे हो, उसके 2 बच्चे हो चुके हैं, उसका सी अब तक नहीं हुआ। उसको देखे हो, उसके बाल उड़ गए हैं, सी नहीं हुआ। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको इस तरह से डिमोटिवेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ करता था, कि पहले आपके जहन से निकालूँ ना मैं, कि जो आपके जहन में एक लोग डाल के भेजा हुआ है कि सी क्यों नहीं करना, तो अब मैं आपको बताऊँ कि क्यों करना है। अब पहले ज़माने में एक रूल था, अगर आपने 3 पेपर दिए, 4 पेपर दिए, उसमें से एक भी फेल हो गए तो सारे फेल हो गए। मेरे बड़े भाई ने सी किए तो मैं देखता था बचपन में, क्योंकि मुझ में और उनमें कोई तकरीबन 9.5 साल 10 साल का गैप है, तो मैं देखता था जब मैं स्कूल लेवल में था तो वो सी कर रहे थे, भाई से पूछता था भाई कितने पेपर दिए, 4 दिए, 3 पास 1 फेल, इसका मतलब चारों फेल। तो इसमें बड़ी अटैम्प्ट्स लग जाया करती थी। एक और मेजर रीज़न, 2020 में कोविड-19 आया जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, सारे बिजनेस के ट्रेंड चेंज कर दिए, एजुकेशन के ट्रेंड चेंज कर दिए। कोविड से पहले फिजिकल क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो होता क्या था, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने ट्रेनिंग करनी है, जाके फर्म में काम करना है, काम सीखना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो वो ट्रेनिंग्स बेचारे सुबह सुबह 7 से 9 एक क्लास लेते थे, 10 बजे फर्म पहुँचते थे, ट्रेनिंग करते थे, 7-8 बजे निकल के आते थे, 7 से 9, 9:30, 10 क्लास ली, 10 के बाद फिर चले गए। कभी ट्रेनिंग इतनी टफ हो जाती है, ऐसा टफ टाइम आता है ज़िंदगी में कि आप रात रात को घर नहीं आते कभी कभार, ये लेकिन रेयरली होता है, सीज़न में होता है। तो उनके अगर तुम रूटीन सोचो कि सुबह के निकले हुए क्लास ली, पढ़ाई की, जॉब पे गए, जॉब से आके दोबारा क्लास ली, फिर दोबारा चले गए। अब इसमें कोई दुख, बीमारी, थकन समझ आए नहीं आए, लेकिन यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड बी देयर एंड अटेंड द लेक्चर। अब क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब खोला, प्ले पॉज, अब टीचर आपकी उंगलियों पर चल रहा है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, आपके लैपटॉप पे टीचर, आपके मोबाइल पे टीचर, आपके टैबलेट पे टीचर, ठीक है, आपकी डिस्पोजल पे टीचर, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है। तो मुझे बताओ पहले पढ़ाई कितनी मुश्किल थी, कितनी मुश्किल थी। और अगर पेरेंट्स यहाँ बैठे हो तो इस बात से एग्री करेंगे कि आज से जो 10 साल पहले मैं चला जाऊँ, जो लोग आपको फीडबैक देते हैं सीए के लिए, तो उस वक्त कराची के हालात भी कैसे थे, बड़े बड़े टफ हालात से कराची गुजरा है। उस टाइम पे पढ़ना, जॉब मैनेज करना, सब कुछ कितना मुश्किल था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान हो गया है। तो ना कि सिर्फ ऑनलाइन होने की वजह से बल्कि पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से सीए में काफ़ी आसानी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ का तो जवाब तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। आप लोगों को कहा गया कि सीए होता है एक्सपेंसिव, ऐसा ही है। अब एक्सपेंसिव होता है, किसको लगता है एक्सपेंसिव है, किसी को लगता है? बता दो यार, ऐसा लग रहा है सो रहे हैं सब, जगाना पड़ रहा है, बताओ। ऑनलाइन वाले आप भी बताएं साथ साथ, शाबाश। सोसाइटी का परसेप्शन बता रहा हूँ, तुमसे ना हो पाएगा, इसको किसी ने ऐसा कहा था, ठीक है। अच्छा, किसी को पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं, किसी को नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहा है, मिला के, लेकिन ओवरऑल जनरली अच्छी फीडबैक मिल रहा है माशाल्लाह। हाई सैलरी की अगर बात करूं तो ज़रा मुझे कोई वॉलंटियर करके बताएगा कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि सीए की कितनी सैलरी होगी, बताओ। 1 लाख के करीब स्टार्टिंग, 1.5 लाख, ठीक है। और एंडिंग 80,000 भी होती है? नहीं, क्वालिफाइड की 80,000 नहीं होती, ऐसा नहीं बोलो यार, ठीक है, ऐसा नहीं बोलो यार, क्वालिफाइड की 80,000 नहीं होती। अनक्वालिफाइड को 1.5-2 लाख रुपये मिल जाते हैं, 1.5 लाख भी अनक्वालिफाइड को मिल जाते हैं। जिसकी 2-3 पेपर रहते हैं ना, मेरे दोस्त है उसके 2 पेपर रहते थे, आर्टिकल्स कंप्लीट की, लॉरेल में चला गया, 1.5 लाख रुपये तकरीबन उसको मिल रहे थे, ठीक है। अरसलान भाई से पूछो, इनके जानने वालों में भी ऐसे लोग होंगे जो क्वालिफाइड हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 4-4 लाख रुपये पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही अरसलान भाई? गाड़ी भी मिल रही है, 4-4.5 लाख सैलरी भी, क्योंकि ये उस इदारे में बैठे हुए हैं इसलिए आपको डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। अनक्वालिफाइड कितने?
अनक्वालिफाइड के 2 लाख, यानी कि जिसके 2-3 पेपर सीए के बाकी हैं। बात समझ आ रही है? अगर यही मैं बात करूं कि पाकिस्तान से बाहर चले गए, कहाँ चले गए? पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, कतर में हैं, दुबई में हैं, सऊदी में हैं, तो उनकी सैलरी तकरीबन होती है कोई क्वालिफाइड की 15,000 16,000 रियाल। अब 15,000 रियाल को कन्वर्ट कर लो 75 के रेट से, ठीक है, करो कितने बन जाएंगे? 14 लाख 13 लाख तकरीबन बन जाएंगे। तो 10 लाख भी है, 12 लाख भी, 14 लाख भी, ये हर साल बढ़ती भी है, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी। अब सीए में लगा के कितने पैसे आए थे? 7 लाख रुपए, चलो 8 लाख रुपए। पाकिस्तान में रहते हुए 4 महीने में बाहर जाके 15 दिन में पैसे बाहर। कराची में भी अच्छे पैसे माशाल्लाह, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन, किस को लगता है सीए बहुत लंबा है? नहीं होता। किसी को लगता है ऐसा? नहीं लगता? आपको लगता है? और किसको लगता है? बताओ ना, शर्माना नहीं है, बताना है। लगता है लंबा अरसा लग जाता है, अटैम्प्ट ज़्यादा लगती है तो अरसा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अच्छा, सीए का जो एवरेज ड्यूरेशन है ना, अगर सच बताऊँ आपको, तो 4 साल 4.5 साल में हो जाता है। यानी कि इतना ही ड्यूरेशन है जितना एक ग्रेजुएट को लगता है। एक ग्रेजुएट को ग्रेजुएट होने में जितना टाइम लगता है, उतना ही सीए वाले को सीए बनने में लगभग लग जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। डिफिकल्ट एक्सपेंसिव की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की मैंने आपकी बात कर ली, ओके। हाईएस्ट पेइंग जॉब है, मैंने कहा था ना हाईएस्ट पेइंग जॉब है। अगर गूगल भाई से पूछोगे, गूगल भाई ज़रा हाईएस्ट पेइंग जॉब बताओ, तो बताएगा आपको कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक हाईएस्ट पेइंग जॉब है माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, बुज़ुर्ग हो जाएंगे, हमसे सीए नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सीए हुआ है 21 साल 22 साल 23 साल या 24 साल या उससे कम में, ठीक है। हमारे एक अब्दुल्ला भाई यहाँ पढ़ाते हैं टैक्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंगेस्ट 21 साल की उम्र में क्वालिफाई किया उसने। बाकी ये सारे भी मेरे बैचमेट से जानने वाले हैं जिन्होंने अपना सीए 24 साल या उससे कम उम्र में किया है, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का हो गया हूँ और नियर टू क्वालिफिकेशन हूँ, इंशाल्लाह दिसंबर में मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाल आपके उड़ जाते हैं। देखो, इन सब के बाल असली हैं और बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। मेरे बाल थोड़े से उड़े हुए हैं क्योंकि मैं अभी वो हलक करवा के आया था उम्र से, जिस वजह से मेरे बाल ऐसे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाल सीए ने उड़ाए, मेरे बाल सीए ने नहीं उड़ाए, ठीक है। जब आएंगे मैं आपको बड़े बाल दिखाऊंगा। बहरहाल, अच्छा, सीए में आने के लिए कुछ लोगों का एक क्वेरी होती है कि क्या हमें कॉमर्स पढ़ के आना चाहिए था? अगर कॉमर्स पढ़ के नहीं है तो हमने गलती कर दी, या कॉमर्स वालों को कोई एज मिल गया। अब क्या मेडिकल वाले सीए में नहीं आ सकते? अब क्या इंजीनियरिंग वाले सीए में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। सीए की वो वाइड फील्ड जो ओपन फॉर ऑल है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बन सकता हूँ? मैं तो इंटर कॉमर्स से किया हुआ, जा सकता हूँ डॉक्टर बन सकता हूँ? नहीं। क्यों? 9 में बायोलॉजी, फर्स्ट ईयर में मेडिकल लेनी चाहिए थी, ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको सीए में आना है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या पढ़ लिया, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ ली, आर्ट्स पढ़ ली, जनरल साइंस पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया हो, आप मेडिकल क्यों ना पढ़ा हो, आपको सीए में आना है, आप सीए में आ सकते हो। यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपके सामने रख दिया है कि वो बच्चे जो इंटरमीडिएट या किससे आ रहे हैं, ए लेवल्स। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जो इंटर या ए लेवल्स के अलावा किसी बैकग्राउंड से आ रहा हो? कोई नहीं है, चलें, ग्रेट हो गया। ये डिफरेंट एलिजिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि जब आप लोग 8 पेपर कैफ के और 5 पेपर पीआरसी के दे दोगे तो आपको करनी पड़ेगी क्या? आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप होती है 2 तरह से। एक होती है ट्रेनिंग इनसाइड प्रैक्टिस, एक को हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। इनसाइड प्रैक्टिस को हम ऑडिट फर्म भी कहते हैं। क्या आर्टिकलशिप आप कर रहे हो किससे? ऑडिट फर्म से। अब जब हम आर्टिकलशिप फ्रॉम ऑडिट फर्म की बात करें ना, तो हर बंदे का दिल चाहता है कि मैं किसी अच्छी कंपनी में जाके ऑडिट करूं, किसी अच्छी फर्म में जाके ऑडिट करूं। ऐसा ही है, अगर आप कल को जॉब करने जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, तो आपका क्या दिल करेगा कि आप किसी छोटी मोटी कंपनी में जाओ या बड़ी कंपनी में जाओ, अच्छी कंपनी में जाओ? ऐसे ही दिल करेगा ना? बोलो ना यार, बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में। और आप लोगों को बोलने से मना किया, डॉक्टर ने मना किया तो बोले ना, ठीक है, बोलना है। ओके, जब हम बात करेंगे ट्रेनिंग इनसाइड प्रैक्टिस की, तो 4 बड़ी फर्म है, 4 ऐसी बड़ी फर्म है जिसमें हर बच्चे का दिल चाहता है कि हम करूं, इसमें जाऊं। अच्छा, ये 4 बड़ी फर्म्स क्यों हैं? इनको क्यों बड़ा कहा जाता है? क्योंकि इनके पास जो क्लाइंट्स हैं ना, वो बड़े हैं। मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है KPMG से, ये 14 नंबर पे आ रही है, रैंकिंग में ही दूसरे नंबर पे आती है। KPMG से मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी है, एंड ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप मैंने काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स देखे हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जो मैंने देख लिए? जराब, मैंने एक यहाँ पे बलोच पे उसका ऑफिस है, लॉटे केमिकल्स, वो भी देखा। मैंने सांबा बैंक का ऑडिट भी किया, मैंने डालडा का ऑडिट भी किया, मैंने यूनिलीवर का ऑडिट भी किया, मैंने पाक सुजुकी का ऑडिट भी किया, उसका स्टॉक काउंट भी किया, गाड़ियाँ बनते हुए भी देखे और उसके फाइनेंशियल्स भी देखे, ठीक है।
अभी लेटेस्ट अपनी आर्टिकलशिप ख़त्म होते होते मैं एक क्लाइंट का इंचार्ज था जिसका नाम था फाइज़र और वाइट। फाइज़र का नाम सबने सुना होगा, कोविड वैक्सीन बनाई बड़ी फेमस। तो फाइज़र का ऑडिट किया, वाइट का ऑडिट किया। जनरेशन स्कूल से कोई है? कोई नहीं है, नाम सुना है? जनरेशन स्कूल का ऑडिट मैंने किया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं कि अगर आप किसी अच्छी फर्म में जाके आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको किसी अच्छे क्लाइंट का ऑडिट मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह से PwC के पास, EY के पास, डेलोइट के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो लोगों का प्रेफरेंसेस यही होती है स्टूडेंट्स की कि हम इन बड़ी फर्म्स में ऑडिट करने के लिए जाएं। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताओ कि इन बड़ी फर्म्स का ऑडिट क्या हर किसी को मिल जाएगा? हर किसी की इंडक्शन हो जाएगी बड़ी फर्म में? नहीं। किसकी होगी? जो जल्दी कैफ करेगा, जो जल्दी पढ़ाई करेगा। अब मुझे बताओ, एज अ एम्प्लॉयर अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मुझे इंडक्शन के लिए अपने ट्रेनीज लेने हैं फर्म के अंदर, तो मैं किसको पहली प्रेफरेंस दूंगा? वो जिसने कम अरसे में जल्दी कैफ किया हो। ऐसा ही है ना? अगर एक है जैसे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कैफ पे लगा दिए, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा? कभी नहीं दूंगा ना। मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा? जिन्होंने कम अरसे में कैफ अपना कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये रूट होता है आर्टिकलशिप फ्रॉम ऑडिट फर्म्स, ठीक है। ये हमें शायद ये बगैर जा रहे थे, हमने रोक लिया इनको, बहरहाल। अच्छा, एक दूसरा रूट भी होता है आर्टिकलशिप फ्रॉम, बोलो इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। इसमें कुछ मशहूर कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं। यूनिलीवर भी CA ट्रेनिंग्स को हायर करती है। PSO है, मीज़ान है, UBL है, नेशनल बैंक है, PTCL है। हाँ, डेलोइट चली गई है, इसका नाम है यूसुफ आदिल, ठीक है। इसको हम प्यार से डेलोइट कहते हैं। डेलोइट पाकिस्तान चली गई है, इसका नाम है यूसुफ आदिल, ठीक है। बहरहाल, ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। अब आप लोगों का सवाल यह आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस एंड आर्टिकलशिप फ्रॉम ऑडिट फर्म्स। हम क्या करें? हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ जाना है? तो दोनों ही अपनी इंडक्शन खोलती हैं, आपने अप्लाई करना जहाँ आपके नसीब से आपका हो जाए। लेकिन अगर मुझसे पूछो कहाँ से करनी चाहिए, इनसाइड प्रैक्टिस, आउटसाइड प्रैक्टिस, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इनसाइड प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, 1 2 3, हाँ खड़े रखो हाथ बुलंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 10। और कितने लोगों को लगता है ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस बेहतर है? आउटसाइड वाले कहाँ हैं? बोलो ना, हाथ खड़े करो। आउटसाइड वाले कोई नहीं है? 1 2, चलो अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। देखो, मैं KPMG में था, मैंने KPMG का क्या था? ऑडिटर था। तो KPMG की तवस्सुस से मैं कितने क्लाइंट्स पे गया? मैंने आपको क्या क्या बताया? एक और क्लाइंट मिस कर दिया, डॉल्मेन मॉल है, तारिक रोड, हैदरी, इसका भी ऑडिट किया है। डॉल्मेन मॉल का एक प्रोजेक्ट बन रहा है लाहौर में, DHA डॉल्मेन लाहौर बन रहा था उस वक्त, तो बन भी गया होगा, उसकी भी कुछ चीज़ें देखी यहाँ से बैठ के, ठीक है। और बहुत सारे क्लाइंट्स किए। तो एज अ ऑडिट एसोसिएट ऑफ अ फर्म मैं बहुत सारे क्लाइंट्स पे गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें उनका प्रॉपर्टी प्लान भी देख लिया, कैश एंड बैंक भी देख लिया, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होते हैं वो भी देख लिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक चीज़ होती है, यानी कि क्या चीज़ कितने की बनती है, वो किस तरह से बनती है, क्या होती है, वो भी देख लिया। HR वाली साइड भी देख ली, हर चीज़ का ऑडिट कर लिया। एज कम्पेयर टू अ ट्रेनी जो कि यूनिलीवर में काम कर रहा है, PSO में काम कर रहा है। अब वो यूनिलीवर में अगर काम कर रहा है आज फाइनेंस में, तो हो सकता है अगर HR फंक्शन में भेज दें, परसों मार्केटिंग में भेज दें, मतलब साल में 6 महीने में, आजकल लिटरल टर्म्स में मत लेना। तो अगर एक ऐसे ट्रेनी को कंपेयर करो जिसने इनसाइड प्रैक्टिस से आर्टिकल्स करी हैं और ऐसे ट्रेनी से कंपेयर किए जा रहे हैं जैसे आउटसाइड प्रैक्टिस से किए हैं, तो तुम किसको प्रेफरेंस दोगे? मतलब इनसाइड ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे महावरतन कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना, महावरतन कहते हैं। तो इनसाइड प्रैक्टिस वाला बहुत सारी जगह घूम के आता है, जबकि आउटसाइड प्रैक्टिस किसके लिए बेहतर है? अगर कोई बंदा मीज़ान बैंक में कर रहा है और उसको जाना ही आगे बैंकिंग में, उसका इंटरेस्ट है बैंकिंग में, तो बैंकिंग में चला जाए और फिर इस्लामिक बैंकिंग में ही अपनी जॉब एक्सप्लोर कर ले आफ्टर आर्टिकलशिप। बात समझ आती है? तो ट्रेनिंग के 2 रूट समझ आ गए, क्लियर। अब तक क्या सीखा? PRC के 5 पेपर, कैफ के 8, 13 करने के बाद कहाँ जाओगे? प्रैक्टिस करने के लिए। CVU पे नहीं जाओगे, प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब बात आती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की। PRC के 5 पेपर एक साथ देना रिकमेंडेड है, अरीज़ा अजहर का सवाल है। PRC के 5 पेपर आप एक साथ बिल्कुल दे सकते हो। मेरे टाइम पे ना AFC था, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज कहते थे उसको, उसमें 4 पेपर थे और ये 4 इतने ही खतरनाक थे जितने ये हैं। तो वो मैंने एक ही अटेम्प्ट में दिए थे। जुलाई में एडमिशन लिया था, ARTT में ही लिया था, इन्हीं क्लासेस में बैठ के पढ़ा था, जांच पढ़ा रहा हूँ। तो वो मेरा हो गया था 6 महीने के अरसे के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपका कैफ कितने अरसे में होता है? एक तारिक ज़ार भाई हैं जिनको मेरा कैफ कितने अरसे में होता है जानने का बहुत शौक़ हो रहा है। तो मेरा कैफ 19 20 21 तकरीबन कोई 2.5 पौने 3 साल में हुआ था।
ठीक है। फिर आपका अगला सवाल आएगा, आपने बोला जल्दी कैफ करो तो अच्छी फर्म मिलती है, आपका कैफ हुआ कोई 2.5 साल में, तो आप KPMG में कैसे गए? ठीक है, ये भी लोगों के सवाल आते हैं। तो भाई जब KPMG की इंडक्शन खुली ना, तो उस वक्त मैं एलिजिबल था, मेरा FTS था 27। FTS क्या होता है बता दूँ? अब फर्म को कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को उठाना है, कौन बच्चा लेटेस्ट है? तो जब आप कैफ के लिए अप्लाई करते हो ना, जब आप कैफ के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक FTS नंबर इशू किया जाता है, और हर बैच में आने वालों को कैफ में जो नई लॉट आती है उसको FTS नंबर इशू किया जाता है। अब जितने पुराने आप होते जाओगे उतने पीछे लोग आते जाएंगे, तो जिसका लेटेस्ट FTS होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो मेरा उस वक्त FTS था 27, उस वक्त 27 FTS की इंडक्शन ओपन थी, तो मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब कंपटीशन बहुत इंटेंस है, तो आपको जल्दी क्वालिफाई करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बात की खुशी है कि आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह आ गए हो। चलो, अब देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि 6 लाख 7 लाख रुपए जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, जिनकी फैमिली इनकम 50,000 60,000 या इवन लाख होती है और 5-5 6-6 डिपेंडेंट्स होते हैं। तो ICAP भी इस चीज़ को रिगार्ड करता है, हम भी इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं कि उन लोगों के लिए CE को अफोर्ड करना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। तो क्या उनके पास पढ़ने का हक़ नहीं है? तो क्या वो तालीम से महरूम रह जाएँ? ना ऐसा ICAP चाहता है, ना ऐसा ARDD चाहता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं ICAP के। एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम में EDCA टैलेंट प्रोग्राम है, दूसरा स्टूडेंट इंडाउमेंट फंड है, तीसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये ICAP से आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी और ICAP आपको ये अलॉट कर देता है। कोई ऐसा है जिसकी टॉप 20 पोजीशन होल्डर हो अपने बोर्ड में? मेरी तरह वाले सारे 70 वाले, 71 इंटर कॉमर्स, 79 माशाल्लाह कराची बोर्ड। चलो फिर मानता हूँ। चलो, इसके अलावा एक प्रोग्राम है मेरे पास, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स। इसके लिए क्या होता है, RAT में आप अप्लाई करते हो, यानी हमारे पास, फिर हम ICAP को दरख्वास्त भेजते हैं, आपके ICAP आपका केस वेरीफाई करता है और फिर आपको एग्जाम फीस भी माफ़ कर देता है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि PRC के जो पेपर हैं वो कितने कितने टाइम में होते हैं, तो PRC के पेपर जनाब होते हैं कोई बाई मंथली मतलब हर महीना छोड़ के 1 महीने में। यानी कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई में पेपर हो गए, अगस्त में अटैम्प्ट नहीं होगी, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मई एंड सो ऑन, ऐसे ही है। फिर कैफ के पेपर साल में कितनी दफ़ा होते हैं? 2 दफ़ा, एक दफ़ा मार्च में, एक दफ़ा सितंबर में। फिर CFAP के साथ लिखा हुआ है MSA, जब तक आप आओगे ना स्कीम में तो CFAP एक ही हो चुका होगा, MSA हट चुका है, CFAP होगा, उसमें 6 पेपर्स हैं आपके पास। लेकिन चूंकि वो आपसे रेलेवेंट नहीं है तो इसलिए आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बस आपने ट्रेनिंग करनी है और 6 पेपर पास करने, अच्छे बच्चों की तरह क्वालिफाई कर जाना है। अच्छा, पेपर्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, कहोगे तो मैं समझा भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें हो गई CA के बारे में कि CA में आते किस तरह हैं, पेपर किस तरह से देते हैं। इसके बाद जो अगली स्लाइड शुरू हो रही है वो मैं बात करूँगा स्पेसिफिक टू आर इंस्टीट्यूट के हवाले से, ठीक है, ARDD के हवाले से। टिल देन किसी का कोई सवाल तो नोट कर लो और मुझसे पूछ लो जब तक मैं चाय पी लूँ। किसी को कोई सवाल नहीं है? एवरेज पे देखा जाएगा, एवरेज देखा जाएगा, फर्स्ट तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये सर अब्दुल्ला है हमारे, जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि 21 साल की उम्र में उन्होंने CA किया है। बाल असली हैं आपके, दिखाएं बेटा? नहीं, असली बाल है ना, हाँ, बाल भी इनके असली है माशाल्लाह। ठीक है, इन्होंने 21 साल की उम्र में माशाल्लाह अपना CA मुकम्मल किया, CA क्वालिफाई किया। ठीक है, ओके, और किसी का कोई सवाल? ये बैच कब से स्टार्ट है बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? कैफ पेपर सिलेक्शन गाइडलाइंस प्लीज़ बेटा आप पहले PRC कर लो, इंशाल्लाह कैफ के लिए मैं खुद आपको गाइड करूँगा। ठीक है, बैच कब से स्टार्ट होगा बता दूंगा, सब बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। न्यू स्कीम में पेपर में PRC कितने सब्जेक्ट होंगे? PRC के होंगे 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, वो सुनो आप। जी भाई, चलो जी, स्क्रीन आ रही है आपके सामने? स्क्रीन आ रही है? अब मैं आप लोगों को एक बात समझाने जा रहा हूँ।
बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा, प्रोबेबली अभी नहीं पूछ रहे हो लेकिन बाद में पूछोगे, और ऑनलाइन वाले तो माशाल्लाह सुपर एक्टिव चल रहे हैं, सुपर सोनिक चल रहे हैं। तुम लोग के जहन में एक सवाल आएगा कि आपने कहा आई कैप की एक नई एजुकेशन स्कीम आने वाली है, मैंने कहा आने वाली है। आपने कहा उसमें पीआरसी होगा, मैंने कहा हाँ होगा। आपने कहा करंट स्कीम में कितने पेपर्स हैं? 5। और जो पीआरसी की न्यू स्कीम आएगी उसमें कितने होंगे? 3। तो आप लोगों के जहन में एक सवाल आना चाहिए, क्या तो 5 क्यों दूँ, 3 वाली स्कीम का वेट कर लेता हूँ। आ रहा सवाल? नहीं आ रहा? किसके जहन में सवाल आया था? आया था ना, तो पूछा क्यों नहीं? माना कि डॉक्टर ने नहीं ना, पूछा करो सवाल, आया नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो पीआरसी की न्यू स्कीम है ना वो कब से इफेक्टिव होगी मैं आपको समझाता हूँ। आईकैप की पॉलिसी ये है कि आईकैप ने स्कीम बना के एक अरसा दराज से हुकूमत को दी हुई है कि हुकूमत इसको अप्रूव कर ले, और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों में अप्रूव कर दी है। उसके बाद आईकैप ने इसको पब्लिश करेगा, कहाँ? अपने अखबार में पब्लिश करेगा, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के 6 महीने बाद वो स्कीम इफेक्टिव होगी। ठीक है, बोलो कब इफेक्टिव होगी? 6 महीने बाद। अब पब्लिश कब करेगा मुझे नहीं पता, ये डेट अननोन है। चलो मान लिया महीने बाद पब्लिश कर देगा, अगस्त में कर देता है, ठीक है, चलो 14 अगस्त को कर देता है, मुबारक दिन पे। 14 अगस्त के बाद 6 महीने लगा लो, कहाँ पहुँच रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और अटेम्प्ट कौन सी बन रही है अगली पीआरसी की? मार्च 26। दे दो जाके 2 पेपर, जाओ 3 दे दो मार्च में। देना है? नहीं दे रहे ना, कब देना है? नवंबर में। बात समझ आ रही है? तो आप लोगों के लिए नई स्कीम पीआरसी की कब आ रही है ये बात भी रेलेवेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? नवंबर में पेपर देने का फ़ायदा क्या है? जब आप पीआरसी नवंबर में दे दोगे ना तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पेपर है, यानी कि नवंबर का मिड होगा पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 3.5 महीने होंगे। इस 3.5 महीने के अरसे में कुछ बच्चे 2 पेपर, कुछ बच्चे 3 पेपर प्रिपेयर करके कैफ की जो मार्च 26 अटैम्प्ट आ रही है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो अपना टाइम कीमती बनाएं। क्लियर है? पक्की बात है? और पूछें? और कोई गल? टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बता दें, सुना है आपके यहाँ 9 बजे क्लास शुरू होती है, 4 बजे ख़त्म होती है। अच्छा ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ? पीआरसी 1, 2, 3, 4, 5। पीआरसी 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। पीआरसी 4 है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। 3 है इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। पीआरसी 2 है आपका क्यूएम, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। पीआरसी 1 है आपका बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, BWCS। ठीक है, 5 पेपर हैं आपके। पंखे की आवाज़, पंखा। अच्छा, 5 पेपर हैं पीआरसी में आपके। अब आपको 5 पेपर की तैयारी करके पेपर कब देना है बोलो? नवंबर में देना है। आज क्या? 26 जुलाई 2025। आपको देने नवंबर में पेपर। इट इज़ एज गुड एज अगस्त। तो आपके पास कितने महीने बाकी हैं? 3 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपको 3 पेपर, 3 महीने में 5 पेपर की तैयारी करवानी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ना वो जैसे कभी किसी ने जहाज़ में सफ़र किया तो वो कहती है ना कि हिफाजती बंद बांध लें। तो आप लोग अब 3 महीने की सवारी में बैठने जा रहे हो तो हिफाजती बंद बांध लो पहले तो, ठीक है। दूसरा भाई ने सवाल किया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 9 बजे क्लास शुरू होती है। बिल्कुल ऐसी होती है। जैसे अब्दुल्ला भाई IT देख रहे थे, इस वाले बैच में मैं देख रहा हूँ, तो IT की क्लास लेट से आपकी 9 से 10:30 हो गई। अब एक दिन में ये पढ़ लिया। अब लेट से इकनॉमिक्स वाले टीचर आए, उन्होंने 10:45 से आपकी क्लास लेना शुरू करी, 1 घंटा उन्होंने पढ़ा लिया, लेट से 11:45 तक पढ़ा लिया, ठीक है, ये भी चले गए। 12 बजे लेट से नईम साहब आ गए, नईम साहब ने आपकी QM शुरू करी और लेट से आपको 1:15 छोड़ दिया। फिर ITB वाला है, लेट से ये 1:30 बजे आए और 1:30 से आपको 3 ले गए। तो ऑन एन एवरेज 9 से 3, 9 से 4 ये चलता है हिसाब किताब, लेकिन हर क्लास के दरमियान आपको 15 मिनट का गैप मिलता है। अच्छा, भाई का सवाल अगेन वहीं खड़ा हुआ है कि टाइम मैनेज कैसे करें। तो पढ़ाने का तरीक़ेकार ये होता है कि हर सब्जेक्ट का जो टीचर है वो आपको गाइड करता है कि इस सब्जेक्ट को लेके कैसे चलना है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी टीचर ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि आप क्लास में जितना बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वो आपने पढ़ना है, घर जाके रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं करना। जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करना है, जो मैं क्विज़ दे रहा हूँ वो कर लेना है, दैट्स इट, बस।
जो QM के टीचर हैं, अकाउंटिंग के टीचर्स हैं, चूँकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस वाला है, तो जो क्लास में करवाएंगे और वो होमवर्क भी दे देंगे। तो होमवर्क करके आने टीचर से डिस्कस करना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी टीचर अवेलेबल है और फिजिकल क्लास में भी टीचर अवेलेबल आपके पास मौजूद रहेगा। बात समझ आ रही है? तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। एक अगला सवाल, अब चूंकि तुम लोग सवाल नहीं करते तो तुम लोग के जहन में जो सवाल है, जिस जो तुम शर्मा रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। एक सवाल और आएगा, सर हमने सुना है कि CA में आने के बाद सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। किसने सुना है? और किसी ने सुना है? सब नहीं सुना? ये सबने सुना हुआ है, ये बड़ा कॉमन है। बैक इन जुलाई 2018 या जून 2018 मैं यहीं पे आया, सर अहमद कमरे में थे, मैं अपने भाई और भाभी के साथ आया था। तो सर अहमद ने कहा अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि सोशल लाइफ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ये मैंने विटनेस भी किया। मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, शादी मेरी हुई भी है, फैमिली को भी टाइम देता हूँ और मुझे गेमिंग का बहुत शौक है, तो मैं गेम भी खेलता हूँ, ठीक है, PS5। तो टीचिंग के साथ साथ, CA फाइनल्स के साथ साथ मेरे पास इतना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता है कि मैं दिन में 1 घंटा PS5 खेलना चाहूँ तो खेल लेता हूँ। तो सोशल लाइफ तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसको करना पड़ता है बैलेंस। इसे हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वो आपको सीखना पड़ेगा। वो बच्चा जो कि रात तक होटल पे जाता था, रात 10 बजे जा रहा है तो 2 बजे आ रहा है, फजर के बाद आ रहा है, नाइट मैच खेल रहा है, अय्याशी कर रहा है, वो बंद करनी पड़ेगी। सॉरी, वो बंद करनी पड़ेगी। मैं अगर गेम खेलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं मुस्तकिल पूरा दिन गेम खेलता रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने टास्क बनाऊँगा। क्या मैंने लेक्चर ले लिया? हाँ मैंने लेक्चर ले लिया। क्या मैंने प्रैक्टिस कर ली? हाँ मैंने प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, मेरी बाकी चीज़ें पूरी हैं, नमाज़ वगैरह चल रही हैं, सब कुछ चल रही है, दिन की रूटीन चल रही है, सब कुछ। हाँ, अब मेरे पास स्पेयर 1 घंटा आ रहा है, हाँ मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेल सकता हूँ, निकाल लिया। या वीकेंड पे खेल लो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रेगुलर तो नहीं खेल सकता, तो मैं वीकेंड्स पे खेलता हूँ। हफ्ते या इतवार को 1 दिन लगाता हूँ, 2-3 घंटे खेलता हूँ, टेंशन नहीं है। तो तुम लोग अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम रखो, बहुत ज़रूरी है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि अपनी ज़िंदगी से एक्टिविटीज़ निकाल लो, वरना हो जाओगे सुन। ख़ानदान वाले टाइटल दे देंगे, ये सुन है, ये CA कर रहा है, ये वो कहते हैं ना आनंद भाई सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता, तो तुम वो बन जाओगे, ना कुछ बोल सकते हो ना कुछ सुन सकते हो। तो अपनी ज़िंदगी से ये एक्टिविटीज़ नहीं निकालनी, सबका टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो टाइम मैनेजमेंट वाले भाई का सवाल क्लियर हो गया? सही है। और कोई सवाल? हाँ, नवंबर बैच की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? चलो, एंड कब होंगी? नवंबर 2025 बैच नंबर 2 क्लासेस इंशाल्लाह। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं, वो तबलीग वाले नियत करवाते हैं ना कौन कौन जा रहा है जमात में साथ में, तो मुझे बताएं कितने ऐसे साथी हैं जो कि नियत कर रहे हैं मंडे से क्लास में आने की? ठीक है, 1 2 3 पक्की नियत है ये, ठीक है, कैप वाली नियत नहीं है। 3 2 5 6 7 8 9 10 11, अरसलान भाई 12, ठीक है, आप भी हैं 13, ठीक है। तकरीबन हमारे पास एक अच्छी ऑडियंस यहाँ भी मौजूद है और ऑनलाइन में भी माशाल्लाह मन के रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। सारे बताओ जल्दी कौन कौन आ रहा है मंडे को क्लास में? लिख के बताओ, लिख के यस 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 लिखा आना चाहिए ताकि मैं गिन लूँ इधर भी, ठीक है। बेटा ऑनलाइन वाले हजरात मुझे ज़रा बता दें मंडे को क्लास में कौन कौन आ रहा है ताकि मैं बैच अनाउंस कर दूँ। यस लिखना है सिर्फ आप लोगों ने, जल्दी 1 मिनट का टाइम है, सब लिख के बताओ कौन कौन आ रहा है, ठीक है। चलो सब बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, 6 जी जल्दी। ओके, बैच 2 की क्लासेस इंशाल्लाह, बल्कि हम लिखते हैं इसको ऐसे, इंशाल्लाह बरोज़ पीर। दिन क्या है भाई? बताओ मोरखा 26 27 28 जुलाई सन 2025, ठीक है। और इस्लामी तारीख में 3 सफ़र, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा ओके, अब तरतीब कुछ ऐसी रहेगी कि आप लोगों को फैकल्टी के बारे में डिटेल्स हमारी ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग का पोर्शन मैं शेयर करता हूँ सर हुज़ैफ़ा के साथ, ठीक है। QM में है हमारे सर नईम वो उस्ताद हैं जिनसे मैंने QM पढ़ी है, ठीक है, मैंने उनसे स्टैट्स पढ़ी है, माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं। BWCS सर तला सनीम। अच्छा, स्टैट्स और मैथ्स की बाइफर्केशन ये है कि स्टैट्स पोर्शन है सर नईम के पास, मैथ्स पोर्शन है सर मुस्तफ़ा तनवीर के पास, ठीक है जी।
ये करंट बाइफर्केशन है। हो सकता है सर नेम पूरी पढ़ा लें, हो सकता है सर मुस्तफा पूरी पढ़ा लें, तो हमारे पास दोनों टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा स्टैट्स हो गया, तो सर नेम मेरे खुद के उस्ताद, BWCS सर तला सलीम, इनसे ही मैंने पढ़ा है, यानी कि इसी कैंपस में सर तला सलीम से मैंने क्लासेस ली हैं जहाँ आप ले रहे हो, ठीक है। ITB सर मोहम्मद सादल ताफ़, सर सादल ताफ़ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे भी मैंने पढ़ा, ठीक है। तो सर दिशान मुमताज़ इकनॉमिक्स, इनसे मैंने पढ़ा। तो माशाल्लाह आपके पास वो सारी फैकल्टी मौजूद है जो कि हाईली एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो मेरे सारे उस्ताद रह चुके हैं। और बिलीव मी कि अगर आप आ रहे हो ना इस इंस्टीट्यूट में, तो आपको फैकल्टी के हवाले से या पढ़ाई के हवाले से इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि यार आप फीस जमा करो फिर क्लास में आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर की पॉलिसी है ही नहीं। हमारी ट्रेनिंग की है कि हमने मतलब कोई अपना कोर्स नहीं बेचने लगा कि आप पहले आप फीस दो फिर आओ। डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन वाले हज़रात के लिए, और फिजिकल ऑडियंस के लिए हम लोग तकरीबन हफ्ता भर क्लासेस खोल के रखते हैं कि आप लोग आएँ, देखें, आपको समझ आता है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यू आर मोर देन वेलकम लाइन, ठीक है। बात समझ आती है। फिजिकल भी होंगी, ऑनलाइन भी होगी, बता दिया। ऑनलाइन वालों के लिए ऐसे ही रिकॉर्डिंग आएगी जैसा मैं बैठा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा बैच कब से स्टार्ट होगा मैंने बता दिया है। अच्छा चूँकि आप ट्रेन में चढ़े हो चेन्नई एक्सप्रेस में, समझ रहे हो, फास्ट ट्रैक में, तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा। बैच 1 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बैच 1 शुरू हुआ महीना हो गया, फुल स्ट्रेंथ है बराबर वाले रूम में। अब चल रही है हमारी बैच नंबर 2, ठीक है। तो आप लोगों को साथ देना है और रेगुलर क्लास में रहना है ताकि आपका कोर्स टाइमली हमारा वाइंड अप हो सके। अच्छा कोर्स वाइंड अप कब होगा? कोर्स वाइंड अप का होगा, कोर्स वाइंड अप हमारा हो जाएगा तकरीबन आपका जो पेपर है ना वो होता है नवंबर में, नवंबर मिड से। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम तकरीबन अक्टूबर के लास्ट वीक तक अपना कोर्स वाइंड अप इंशाल्लाह कर दें, ठीक है। अक्टूबर लास्ट वीक बहुत है, कोशिश करेंगे मिड तक ही हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, सब कुछ हो जाता है कि एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है, कॉन्स्टेंट रिवीजन करना है। बाकी मुझसे में तमाम फैकल्टी व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल रहती है, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मौजूद रहेगी। EDC के लिए गाइड कर दें, मैं EDC के लिए गाइड नहीं कर सकता। आई नो दैट आफ्टर यू क्लियर कैफ इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम इन CFAP अलॉन्ग साइड आर्टिकलशिप, बट बिफोर दैट इस रेगुलर क्लास अलॉन्ग साइड रिविजन इनफ। भाई मेरे भाई सिर्फ आप रेगुलर क्लास आके ले लो और रिविजन करते जाओ, कैफ तक कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। CFAP में मैं भी तो था, एक एवरेज स्टूडेंट सितंबर टाइम में PRC के ऊपर देता है एवरेज, मैं बिलो एवरेज था, यकीन मानो मैं बिलो एवरेज था। तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा शायद, लग रहा होगा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बिलो एवरेज था तो तुम लोग मोटिवेट हो जाओगे, हाँ यार जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, एक मैथ्स सबने पढ़ी हुई है, झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ, आई स्वेयर। ऊपर वाले रूम की कहानी है, रूम नंबर 5 कहते थे उसको पहले। तो टीचर पढ़ा रहे थे मैथ्स, इक्वेशन पढ़ा रहे थे। टीचर ने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। अब चूंकि हम वो इंटर कॉमर्स से पढ़ के आ रहे हैं तो इंटर में कॉमर्स में खासी मैथ्स नहीं होती, और मैट्रिक में तो अल्लाह वास्ते फैक्टराइजेशन के रट्टे मार ली थे। तो टीचर ने बोला डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 है ना। मतलब सर सवाल है, पूरी क्लास भरी हुई है ना, मैं सर ये बोथ साइड को 4 से डिवाइड क्यों किया? अब लोग हंसना शुरू हो गए, कह रहे हैं क्या? मैंने बोला सर 4 से क्यों? कहता है 4 से डिवाइड हो रहा था इसलिए किया। बोला नहीं, मुझे एग्जाम में कैसे पता चलेगा 4 से करना 2 से नहीं करना। तो मेरे टीचर ने बोला तुम पागल है या बना रहा है? मतलब सही सर मुझे वाकई समझ नहीं आया। तो मेरा वो लेवल था, समझ रहे हो, इतना बुरा तो लेवल नहीं है ना किसी का यहाँ पे। तो जब मैं कर सकता तो तुम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि किसी की मैथ्स वीक है, किसी की अकाउंटिंग वीक है। लोगों को एक परसेप्शन ये है कि मैथ्स आना ज़रूरी है CA में आने के लिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अकाउंटिंग आना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, 0 मीटर। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। फीस के बारे में बता दिया, पेपर एग्जाम हो सकते हैं। हाँ, कोई A लेवल्स वाला है? हाँ, अगर गालिबन मिनिमम B ग्रेड अगर किसी से पेपर में आ रहा है तो वो उसका एग्जाम है। यानी कि A लेवल्स वालों के जनरली अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है। कुछ नौजवानों का मैथ्स भी एग्जाम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल? आपने कहा कि जो CA है वो सस्ती वाली, सस्ती क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी भी कहीं जाए कहीं वो बोलते 50,000 रुपये देगा अभी बढ़ो, 50,000 रुपये एक साथ 1 पेमेंट कर दो तो आप जाए क्लास में, और मतलब मंथली फीस नहीं होती, वो सारे कोर्सेज की इकट्ठा फीस लेते हैं। अच्छा अच्छा, और अगर कोई बच्चा खुद से मैनेज कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, हाँ हाँ, तो उसके लिए तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो जैसे PRC की फ़ीस है ना, वो 15 × 5 75 हो गया, और 5000 की एडमिशन फ़ीस हो गई 80। अब इस 80 के अंदर एडमिन आपको डिफरेंट पैकेजेस भी दे देती है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनवा लो, कुछ कर लो, वो डिफरेंट है। हर इंस्टीट्यूट की पॉलिसी बिल्कुल अलग होती है, तो मैं इस पर फिर कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, इंटर वालों को एग्जाम होते हैं, इंटर वालों को गालिबन अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स एग्जाम हो जाता है। लेकिन मैं एक दरख्वास्त करूँगा इस ओरिएंटेशन की तवज्जुह से कि अगर कोई इंटर से इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग एग्जाम करके आ रहा है
तो अकाउंटिंग का पेपर आपने देना ना देना ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन पढ़ लाजमी लेना, क्योंकि पीआरसी से जो आपकी अकाउंटिंग की बेस बनती है वो कैफ में काम आती है, सीए फाइनल में काम आती हैं, क्योंकि इंटर ए लेवल की जो हम अकाउंटिंग पढ़ के आते हैं ना वो हमें डुबा देती है। तो आपको दोबारा से इसको अकाउंटिंग को रिफ्रेश करना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपने एग्जाम अगर है तो आप एग्जामेशन अवेल कर लो, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि आप लोग यहाँ आई गए हो हमारे जरगे में, तो कुछ बात हम ARTT की भी कर लेते हैं। इतनी सारी बातें सीए की कर ली हैं, तो ARTT के बारे में मुख्तसर बात करूँगा, बाकी सब आप लोग को माशाल्लाह पता ही है। ARTT के तारुफ क्या है, हम कहाँ कहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि अचीवमेंट्स वगैरह क्या हैं। 2013 में जो है ये फाउंड किया था, सर अहमद अमीर ने इसके फाउंडर हैं, और हर बैच में अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन अब्दुल्ला भाई कितने हो गए होंगे हर बैच के हमारे 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स हर बैच में पढ़ लें ना हमसे, तकरीबन आराम से पढ़ लें 10 से 12 हज़ार बच्चे आराम से पढ़ लें हर बैच में, हर 6 महीने में कैफ में तकरीबन। आप बोलोगे ऑडिटोरियम में तो इतनी ही है, तो कैफ लेवल पे पीआरसी सीफैप लेवल पे हम पूरे पाकिस्तान में पढ़ाते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, यू नेम इट द सिटी, हम हर सिटी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और सारी फैकल्टी माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड है विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। जब मेरा पहला बैच हुआ जिसमें मैंने कंपनी लॉ पढ़ाया था, अब मैं कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। सितंबर 24 अटैम्प्ट थी, कंपनी लॉ का पहला बैच था। तो एक इश्काल आता है कि आपका पहला बैच है, अब हर टीचर का कभी ना कभी तो पहला बैच होगा ना, जब भी तो वो टीचर बनेगा। तो मुझ पर भी कुछ इस तरह की बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही उस पहले बैच का रिज़ल्ट आया ना, तो मेरा जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट था वो पाकिस्तान में टॉप था, यानी उस कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में सितंबर 24 अटैम्प्ट में मुबीन अख्तर नाम है उसका, हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान, वो मेरा स्टूडेंट था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है वो वेल क्वालिफाइड है, वेल नोन है अबाउट द सब्जेक्ट, और ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा जब आप पहली दूसरी क्लास में आओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कोई चीज़ समझ नहीं आए, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, तो आपने बिला झिझक सवाल पूछना टीचर से क्लास में। ये नहीं सोचना है कि पड़ोस वाला लड़की क्या सोचेगी, पड़ोस वाला भाई क्या सोचेगा, सब हंसेंगे मेरे सवाल पे। जब मैं सवाल पूछता था तो पूरी क्लास हंसती थी, लेकिन मैं कहता था आई डोंट केयर, मुझे सीखना है, जब भी आज यहाँ पे मौजूद हूँ। बात समझ आ रही है? तो आपने लर्निंग एटीट्यूड रखना है, टीचर से बना के रखनी है, पूछते रहना है, ओके। ये कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज हैं ए लेवल्स के लिए और HSC स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि ये स्कॉलरशिप वो है जो कि आपको ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है ए लेवल्स के लिए, और ये है जनाब HSC के लिए। सक्कर में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं ना लेक्चर्स बेटा? सर कैफ मिनिमम कितने टाइम में हो जाता है अब्दुल्ला भाई, कितने टाइम में हुआ है कैफ? 12 महीने में अब्दुल्ला भाई का कैफ हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम तो 12 महीने में हो जाता है। और क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो ऑनलाइन वाले हज़रात हैं, जैसे मुझे जिस फॉर्म में देख रहे हैं उनको तो मैं देख रहा हूँ इसी फॉर्म में लेक्चर मिलेगा, लेकिन जो फिजिकल वाले हज़रात हैं जो मुझे ऐसे देख रहे हैं, उधर स्क्रीन पे ऐसे देखें, देख रहे हो, ऐसे लेक्चर मिलेगा 4K क्वालिटी में माशाल्लाह, ठीक है। ये इस क्वालिटी में लेक्चर मिलता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये मैंने स्लाइड अपडेट भी की थी, वो हुई नहीं माशाल्लाह हमसे। बहरहाल, और किसी का कोई सवाल? अब मैं फर्दर Q&A के लिए जो है ना वो वेलकम करूँगा अब्दुल्ला भाई को, जो कि हमारे ARTT के फैकल्टी मेंबर है, कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस पढ़ाते हैं और यंगेस्ट क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है माशाल्लाह, ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई ओवर टू यू। अब आपने जितने सवाल करने हैं ना, जो आपने शर्मा के मुझसे नहीं किए, शायद मुझसे शर्मा रहे हो। हाँ जी, एक सवाल मुझसे करना है। हाँ, क्या है गड़ड़? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक सवाल का जवाब देता हूँ। ये सवाल मतलब ये अच्छा सवाल कर लिए, ठीक है। नहीं अच्छा सवाल किया है भाई ने एक सवाल किया। भाई ने बोला कि आप करने जा रहे हो क्या, ऑडिट, ठीक है। और ऑडिट में अगर आपको मिल रहा है एफएस का मतलब है फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर में आप जा रहे हो तो आप कर रहे हो किसका, बैंक का ऑडिट। जैसे मिसाल लूँ KPMG है, तो KPMG के पास आजकल कौन सा क्लाइंट है बड़ा, HBL है, या और किसी फर्म की मिसाल तो उनके पास और होंगे, जैसे EY के पास एक ज़माने में UBL था, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं एज ऑडिटर जब आप जा रहे हो इनका ऑडिट करने के लिए, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भाई सवाल कर रहे हैं कि सूद क्या है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है, तो इससे तो हमें बचना है इन एनी केस। अब वो फाइनेंशियल सेक्टर कर क्या रहा है, सूद कमा रहा है, ऐसा ही है ना, सूद कमा रहा है। तो हमें क्या करना है, हम इससे कैसे बचाएं? तो इसके ऊपर ना फतावे हैं, आपने वो रीड कर लेना है, मैं आपको भेज भी दूंगा, नंबर मैंने लिख लो, ये मेरा नंबर है 033279733349। तो मैंने बड़े इस पे फतावे पढ़े हैं और सीखा भी अपने साज़ कराम से। इसमें 2 तरह के ऑडिटर्स होते हैं ना, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ये क्या होता है? इंटरनल वही होता है जो उस कंपनी का मुलाजिम बन जाता है,
एक्सटर्नल वो होता है जिसकी हमने बात की है, बहरहाल इसके अंदर एक अलग पॉइंट है। तो हम होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स। वो कह रहे हैं अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो ना और आप किसी ऐसी फर्म का जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, तो उसमें कुछ एहतियात बता दिए उलमा कराम ने। उलमा कराम ये कहते हैं जनाब कि आप फिर अब उस वहाँ जाके मुस्तकिल एहतियात करो। और एहतियात कैसे करते हो? देखो, जो आपको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? आपके ऑडिट फर्म से मिलती है, तो वो तो आप वहाँ से नहीं मिलते। बाकी छोटी मोटी एहतियात जो लोग अपने तौर पे कर लेते हैं वो ये करते हैं जनाब, अपना खाना पीना अलग कर लेते हैं, पानी अलग कर लेते हैं, अपनी जितनी एहतियात कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ तक के एहतियात कर लेते हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमें ऑडिट करना ही नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर का, हम नहीं करेंगे। अब जो मेरी पूरी आर्टिकल्स रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग साइड की रही हैं। सिर्फ एक क्लाइंट पे एक दफ़ा गया था, सांबा बैंक, वो भी कुछ अर्से के लिए गया था, फिर वो कोविड की सेकंड वेव आ गई थी। बात समझ आ रही है? तो इस पर फिर दीगर फतावे हैं, वो आप स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर जो आपके दिल करे आप उस साइड जा सकते हो। ठीक है। कोई ऐसा सेक्टर है जो 100% इसमें हलाल श्योरिटी है? अच्छा, वो कह रहे हैं कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें 100% हलाल हो मैन्युफैक्चरिंग। देखो, हर फर्म में ना कुछ वो होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक होता है ऑडिट, एक होता है टैक्स, एक होता है एडवाइजरी। ठीक है, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये आईटी का भी होता है। अच्छा, ऑडिट में फिर अगेन दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल में आप वो जो हमने बात की है कि जा के ऑडिट्स करते हो। इंटरनल में वो आपको उठा के उस कंपनी में भेज दें और बोलते हैं यहीं रहो, आपने उसका इंटरनल ऑडिट करना है, तो वो ये रिकमेंड नहीं करते यार ये वाला काम नहीं करो। एक्सटर्नल के अंदर फिर डिपेंड करता है कि आप किस उसमें जा रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो या आप फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो ये आपकी नज़र में वो 100% हलाल वाला सीन हो गया, मैंने यही किया। तो आप ऐसे फर्म में और ऐसे सेक्शन में प्रेफरेंस ले लो अपनी कि जहाँ मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में साइड चले जाओ, फाइनेंस से छोड़ दूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है मेरे भाई? आई होप कि मैंने आपका जवाब दे दिया होगा। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, हाँ जी। नंबर देखो, मैं नंबर दे दिए 033279733349, लेकिन सिर्फ एक दरख्वास्त है, वो सुबह जो गुड मॉर्निंग वाले स्टिकर होते हैं ना, सुबह हो गई है, फूल खिल गए हैं, तुम भी नींद से उठ जाओ, चिड़िया भी वो जो ना चुड़ कर रही है, मुर्गे अजान दे रहे हैं, वो वाली ना शेर व शायरी नहीं भेजना। ठीक है, चलो। सीए में लड़कियों के लिए स्कोप है? बिल्कुल है, सेम स्कोप। ठीक है सर, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बता दें भाई, ये रिगार्डलेस ऑफ द बोर्ड बताया था मैंने। ठीक है, अब मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे सर अब्दुल्ला को। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि आपको बैच की अनाउंसमेंट कैसे होगी, किस तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ओवर टू सर अब्दुल्ला कर दूँगा कि कोई Q&A है, कोई जनरल एडवाइस है तो आपको दे देंगे। अच्छा, बैच टू अनाउंसमेंट। देखो, ARTT बिजनेस स्कूल का एक फेसबुक पेज है, ARTT बिजनेस स्कूल फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे मैं आज शाम को ही पोस्ट डलवा देता हूँ और पहली क्लास का शेड्यूल फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक चैनल का लिंक भी गिवन होगा। ठीक है, उस चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है, वो व्हाट्सएप चैनल है। उस चैनल पे क्या आता है, रोज़ का टाइम टेबल आता है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा आज कौन सी क्लास है। आपने एक दिन पहले देख लेना चैनल पे जाके, शाम में रात में चैनल पे टाइम टेबल आ जाता है, आपको पता चल जाता है। आपका होगा PRC नवंबर बैच 2, कौन सा कमरा है, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कितने बजे पढ़ाएगा, वो सारा सब कुछ वहाँ आ जाता है। अच्छा, कोई स्पेसिफिक क्वेरी, सर बुक कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे ले लिए, वो हर सब्जेक्ट की अलग होती है, हर सब्जेक्ट टीचर आपको गाइड करेगा। अच्छा, इसके अलावा एडमिन का नंबर ये है 031111444090, ये एडमिन का नंबर है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह बाकी चीज़ें पूछ सकते हो। क्लियर है? डन है? हाँ जी। पिछले बैच में बैच 1 में कम पढ़ाया जाता, मतलब आराम से पढ़ा देते, इसमें तेज़ पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा ना, वो एयर होस्टेस एक ऐलान करती है, अपने हिफाजती बंद बांध लें और लाइट बंद होने तक हिफाजती बंद ना खोलें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हिफाजती बंद आपने बांध लेना है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार से इंजेक्शन लगाएंगे, ये फील नहीं होगा कि कितना बड़ा इंजेक्शन लगा। ठीक है, वो तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, प्रोफेशनल तरीके से लगाएंगे। ठीक है, फ़ॉरेन आर्टिकलशिप के बारे में यार तुम ना एक काम करो, सब मुझसे आज पूछ लो। ठीक है भाई, फ़ॉरेन आर्टिकल्स के बारे में भाई को यूँ पूछना है। अच्छा, जो फ़ॉरेन पूछ रहा है ना, ये वाला फ़ॉरेन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है ये वाला फ़ॉरेन, यानी कि बाहर मुल्क में जाकर ट्रेनिंग होती है। इसके ऊपर आके काफ़ी अर्से से काम कर रहा था और अप्रूवल भी ले लिया है कि अपने, और अब एक आध फॉर्म ही बाहर की रजिस्टर हुई है दुबई की, इसको मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। टिल देन आपने अपने कैफ पे फोकस करना है। ठीक है, अब मैं इनवाइट कर दूं अब्दुल्ला को, फिर बाकी सवालात वो ले लें। बिल्कुल है कि क्या मतलब किस तरह की लिमिट? विद रिस्पेक्ट टू पेपर्स, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, डिस्क्वालिफिकेशन की बात पूछी है आपने।
तो पीआरसी की रिक्वायरमेंट तकरीबन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 महीने में आपने पीआरसी करना है। 15 महीने नहीं किया तो फारिग। कैफ़ आपको करना तकरीबन साल भर में, सॉरी अल्लाह माफ़ करे बोल रहा हूँ, कोई 2-3 साल का अर्सा है, इसमें 3-3.5 साल का नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं पर पेपर, वो आपने एक्सीड कर ली फिर आप कैफ़ से भी गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजनेबल टाइम दिया हुआ है और यहाँ से आप पढ़ लें, जिन टीचरों के पास पढ़ लें, जिस जगह पे आप आए इंशाल्लाह अच्छे हाथों में। बस हर टीचर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा और आपने कुछ टीचर से एक्सपेक्ट करना है। आपने क्या एक्सपेक्ट करना है कि टीचर मुझे पढ़ाने आ रहा है, टाइम में डिलीवर करेगा, अच्छा पढ़ा देगा, प्रैक्टिस करवा देगा, मुझे पास करवा देगा। टीचर भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि आपने डेली क्लास में आना है। जैसे फिजिकल क्लास में आज सारे बैठे हुए ना, आपने बैच शुरू होने के बाद भी फिजिकल ही आना है। आपने ये नहीं करना पोर्टल मिल गया ओहो, क्योंकि हमारी फैसिलिटी में एक फैसिलिटी ये भी है ना कि हम पोर्टल भी दे देते हैं आप लोगों को। तो आपने ये नहीं करना पोर्टल मिल गया, चलो भाई नींद आ रही है यार, सुबह मूड नहीं हो रहा, रात को चाय बैठ गया था, अब सुबह नींद आ रही, कौन जाए अकाउंटिंग की क्लास में सुबह पोर्टल पे आएगी रिकॉर्ड ले लूँगा। तो फिर रिकॉर्ड लेक्चर इतने पाइलअप हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। बात समझ आ रही है। और फिजिकल क्लास में जितना खेल कूद करके हंसी मजाक करके हम लोग पढ़ा देते हैं ना, तो वो ऑनलाइन में आपको फिर वैसे आप फोकस नहीं कर पाओगे अगर फिजिकल की आपको आदत लगी हुई है। बात समझ आ रही है। कुछ स्किप नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैंने आपको हिफाजती बंद बांधने का इसलिए बोला है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। फुल बैच है, रेगुलर बैच है, 0 मीटर से पढ़ाएंगे 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पे, ठीक है। चलो अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ सर अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला भाई अपने बारे में आके थोड़ा सा तारुफ दे देंगे, अपने कैफ़ के सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे, कैफ़ 2 टेक्स्ट में पढ़ा रहे होते हैं, और बाकी जनरल आपसे कुछ गाइडेंस शेयर कर देंगे कि आप लोगों ने अगर पास होना किस तरह होना है, क्या करना पड़ेगा, क्या फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। और बाकी किसी को कोई सवाल होगा तो अब्दुल्ला भाई लेके आपसे वो ओरिएंटेशन एंड कर देंगे। जब तक मैं जाके पता करता हूँ कि आप लोगों को भूख लग रही होगी तो आपका क्या हिसाब किताब है, आप लोगों के डब्बे आ गए नहीं आ गए, चाहे से तो आसरा करवा दिए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है मंडे को अकाउंटिंग क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द मुलाकात होती है। अकाउंटिंग की बेसिक्स मैं शेयर कर रहा हूँ। अकाउंटिंग में 2 टीचर्स होते हैं हम लोग, मैं और सर हुदैफा, ठीक है। और सर हुदैफा शेयर कर रहे होते हैं बाकी रिमेनिंग पोर्शन, और चैप्टर 1 to 3 अकाउंटिंग का मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है। चलो हाँ जी 10 ले लो 10, ठीक है। चलो आप सर अब्दुल्ला आ रहे हो, आपसे इंशाल्लाह बात। आपको बता दिया हुदैत भाई ने। मैं चाहता हूँ कि कुछ मोटिवेशनल बातें भी हो जाएं कि ये चीज़ें ना होने वालों में से नहीं, नामुमकिनात में से नहीं है, बल्कि होने वाली चीज़ों में से, और काफ़ी रिवॉर्डिंग चीज़ें हैं ये। तो ऑनलाइन वाले आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दें एक बार, ताकि मैं फिर AMCACA जी। तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं, और 2021 में मैंने अपना CA स्टार्ट किया, और 2024 का जो दिसंबर है तब मेरा फाइनल्स का रिजल्ट आया, विच मीन्स कि 3.5 साल के अंदर अंदर मैंने अपने सारे पेपर्स विदिन 5 अटैम्प्ट्स जो हैं वो मैंने पास किए। तो 5 अटैम्प्ट्स इस तरह के मैंने 4-4 करके पेपर दिए थे। तो टोटल मेरे एक पेपर मेरा एग्जाम्प्ट था, टोटल 20 पेपर थे, तो 5 बरी में 4-4 करके दिए और वो पास हो गए। तो बाकी सिनेरियो ये है कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली बहुत, मेरा भी पहला बैच है टैक्स का और मैंने स्टार्ट किया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले बैच में कितना स्टूडेंट होना चाहिए एक टीचर के पास। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितने होने चाहिए पहले बैच में? 150, 200? आपको क्या लगता है 300? ज़्यादा से ज़्यादा? मेरे पास सर 1500 स्टूडेंट्स हैं पहले बैच में, और उसकी रीज़न यही है कि एक तो मैं क्वालिफाइड हूँ और उन लोगों के लिए मोटिवेशन हूँ। सोशल मीडिया पे भी मैं काफ़ी इन हूँ, तो लोग मुझे वहाँ से भी बहुत जानते हैं, और दूसरा सर अहमद का भी साथ है। और अल्टीमेटली बात ये कि जो चीज़ आप डिलीवर करते हैं, जब आप क्वालिटी डिलीवर करते हैं ना, तो बच्चे आपके पास आते हैं। तो मेरे पास पहले बैच में जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 1500 हैं। 1000 रजिस्ट्रेशन जो हैं, इससे भी ज़्यादा मेरी कस्टमाइज बैच हैं, और ओवर 300-400 रजिस्ट्रेशन वो मेरी रेगुलर बैच की हैं। और ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये मेरा पहला बैच है, मेरी क्लास में कोई बच्चा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पहले बैच में मेरी क्लास भरी हुई होती थी। अभी मैंने ITA का बैच दिया है अभी रिसेंटली, और उस ITA के बैच में कोई है ITA की क्लास का बच्चा यहाँ पे भी? ITA की क्लास किसी ने कर ली हो? यहाँ पे तो नहीं है। अभी मैंने बेसिक्स वहाँ पे कवर करवा दी, तो बच्चे मुझे दरवाजे पर रोक के खड़े हैं कि सर हमने बाकी भी आपसे पढ़ना है। इवन तो बच्चों को पहले कन्वे किया हुआ कि 2 टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं, एक कोर्स इनका है, एक कोर्स इनका है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हमें छोड़ के नहीं जाएं, इतनी जल्दी जो है ना हमारी आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, आप हमें पढ़ाएं आगे। तो उसकी रीज़न ये भी है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ना जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट करते हैं कि उनको लगता है कि अपनी एज ग्रुप के हैं। अब बच्चे ने मेरे से सवाल पूछना है ना, तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी कि यार ये कोई इतना बड़ा बंदा खड़ा हुआ है कि मैं इसको सवाल पूछूंगा ना तो ये लेके बैठ जाएगा, मुझे डांट देगा। बच्चा मजाक मस्ती में सवाल पूछता है, मैं भी मजाक मस्ती में जवाब देता हूँ। रीज़न बीइंग कि वो मेरी एज ग्रुप का ही है। मेरी एज कितनी लग रही है आपको? वैसे शायद ज़्यादा बड़ा लग रहा हूँ, वो कटिंग वटिंग नहीं करवाई तो इस हिसाब से, लेकिन वैसे बताएं क्या लगती है आपको? 22? बिल्कुल सही गैस किया है, मेरी एज है 22, और मैंने क्वालिफाई किया एट द एज ऑफ 21।
तो ये सारी मोटिवेशन की बातें हैं कि ये चीज़ ना होने वालों में से नहीं है, मतलब नामुमकिनात तो नहीं है। अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें तो चीज़ें आसान हैं। और आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह हमसे जुड़े रहेंगे और डेली आके क्लासेस भी लेंगे अपनी। टेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और जो हमारे फाइनल्स के एग्जाम्स हैं उसमें भी मैं टेक्स्ट पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा बेसिक है इसमें अकाउंटिंग भी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मेरी कमिटमेंट है, उम्रे पे जाना है मुझे, तो इस वजह से बाकी टीचर्स जो हैं वो फिर करवा देंगे। बाकी आप लोगों के सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सिर्फ मैं मोटिवेशन शेयर करने आया था आप लोगों से कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो शायद आपको ऐसे जाते लगे कि नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, तो हम इतने कोई बड़े इंसान नहीं हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ने कामयाबी इतनी जल्दी कामयाबी से नवाज दी है। तो ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। लेकिन इसमें अल्टीमेटली यही है कि हमने अपनी मेहनत की है, कंसिस्टेंट रहे हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, अपने जो साथ लोग हैं उनकी भी हेल्प की है, और इसी वजह से आज यहाँ पे हैं। जी, मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। ये एक नॉर्मल, मैं डॉक्टर हूँ। मैं सोचता हूँ जब मैं क्लास में आता ना, मेरे गले में एक स्टेथोस्कोप लटका हुआ है, जब मैं डॉक्टर हूँ आके मैं अब किसका डॉक्टर हूँ? मैं अब हूँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डॉक्टर। पहले मैं इंसानों का डॉक्टर था, अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बना मैं डॉक्टर हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्यों स्किप किया, चूज़ क्यों किया? इसकी रीज़न ये है कि बचपन से ही जो है वो वाले साहब का बिज़नेस था, कारोबार था, तो जहन थोड़ा उस टाइप का था कि बस नंबर्स में खेलना और पैसों में बात करना, इस तरह के हालात थोड़े ज़्यादा थे। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि यार नहीं, प्री मेडिकल नहीं। असल में जब मैं प्री मेडिकल में जाने की बात करा तो सबसे पहली बात है मेरिट, कि मेरिट आपका नहीं बनता। जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपये मेरा लग रहा है और मेरा रिटर्न क्या है कि मुझे लाइन में लगना पड़ेगा जॉब के लिए, तो फिर मैंने वहीं पे उसका जो है ना रिटर्न निकाल लिया कि इसका मतलब ये लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि कहाँ पे कम रिटर्न, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ सबसे कम है और यहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा है। तो इवन दो कि बहुत ही कम टाइम हुआ है, इवन मैं अपनी सारी जो जितना भी मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है सीए में, उससे कहीं ज़्यादा जो है अल्लाह ने वापस भी कर दी है, तो बढ़ा चढ़ा के वापस किया है। लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे फैक्टर एक है कि डे 1 से मेहनत है और ये सारी चीज़ें हैं। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। हम तो सिर्फ मोटिवेशन शेयर कर सकते हैं, बाकी मेहनत आप लोग का काम है। और कोर्स के बारे में हुदैत भाई ने आपको बता दिया। जी, मैंने स्टार्ट किया था 18 में स्टार्ट करके मैंने 21 में एंड कर दिया। 3.5 साल। मैं 21.5 का था और मेरा सीए हो गया था। मेरी 22वीं बर्थडे उसके बाद थी। तो यही थोड़ी सी मोटिवेशन है यार। मैंने एक अटेम्प्ट में पीआरसी दिया। अभी भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी नवंबर में टाइम बहुत कम लग रहा है, हमें कि टाइम हमारे पास है नहीं और 5 पेपर हैं। ईजिली हो सकते हैं, आप डेली आएँ, डेली क्लास लें, ईजिली पेपर हो जाएंगे, नवंबर में निपटाएं। फिर उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम होगा, दिसंबर, जैन और फेब 3 महीने होंगे कि आप आगे मार्च में आने वाली जो कैफ की अटेम्प्ट है वो भी दे सकें। बच्चे कहते हैं सर हमें 3 देने हैं, 2 देने हैं। अरे अपने पोटेंशियल को जानो तो सही यार। आप लोग इससे ज़्यादा कर सकते हो। आप खुद अपने आप को 2 पे लिमिट कर रहे हो, 3 पे लिमिट कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हो ना, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। कोशिश तो करो ज़रा, फ़ोन से थोड़ा सा निकल के बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि नहीं। मैंने पीआरसी 3 महीने के अंदर किया था। आफ्टर पीआरसी मुझे 2 अटेम्प्ट्स लगी 12 महीने, विच मीन्स कि टोटल मेरा जो कैफ है, जो 13 पेपर्स हैं, वो मेरे 17 महीने के हुए थे। 17 महीने के अंदर मेरे वो हो गए थे पास। तो 17 महीने वो, और जो फाइनल्स के हमारे 8 पेपर होते हैं, जो हुदैत भाई ने आपको बताएंगे फाइनल्स के 8 पेपर, वो मेरे 2 अटेम्प्ट्स में हुए पास। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जो मैथ्स का यूजेज है ना, वो सिर्फ प्लस और माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई का है। ये तो किसी ने स्कूल का मूवी ना देखा हो ना, वो भी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही है, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और मेहनत है इसमें ऑब्वियसली। सर कैफ को आपने कैसे मैनेज किया? बेटा डेली पढ़ के, और इसका कोई जवाब ही नहीं है। सर पीआरसी के पर सब्जेक्ट लेक्चर लेने के बाद कितने? डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट। सिंपल फार्मूला है ज़िंदगी का। पीआरसी में डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है कैफ में 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट। और जब थोड़े से पेपर करीब आ जाएं तो इसका टाइम थोड़ा सा कम कर दें और पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। ये मेरा फ़ोन है जिसको मैंने हाथ रखा है, तो इसका टाइम थोड़ा सा कम करके, मतलब 16-17 घंटे, वो भी इन आखिरी 1-2 महीने में। अदरवाइज तो आपको डेली का बस डेली काम करना है। यही है वो कंसिस्टेंसी जो आपको आगे लेके जा सकती है। जी हाँ, जो टीचर ने पढ़ाया है वो जाके रिवाइज कर लेना है। हसन फुरकान, कभी आपको घर जाके टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना पड़ा है, मेरा वाला बताया हुआ रिवाइज करना पड़ा है? ये मेरे टेक्स्ट के स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने सवाल किए, तो जितना क्लास में करवा दिया जाए वो काफ़ी होता है। ये है कि मेरी आर्टिकलशिप KPMG से है, बिग 4 फर्म है पाकिस्तान में ये। जी नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे हम यहाँ पे कैफ करते हैं, कैफ करने के बाद हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट फर्म्स में, तो हमारी वहाँ पे CV एक्सेप्ट होती है, फिर हमारा इंटरव्यू होता है, फिर वहाँ पे इंडक्शन हो जाती है। तो सारे इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। मुझे भी इस प्रोसेस से गुजरने में 3-4 महीने जो नॉर्मल टाइम बच्चे को लगता है वो सबको लगा है। कंपनी प्रेफर नहीं करती, हम चूज़ करते हैं कंपनीज को कि जहाँ हमने जाना है और जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया मैच हो जाए वहाँ पे हमें आर्टिकलशिप मिल जाती है।
हाँ ये ज़रूर है, ये क्राइटेरिया ज़रूर है। तो ये डे 1 पे अपने जहन में रखना है कि हमने जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करना है ताकि अटेम्प्ट्स कम होगी। देखिए ना, एक वो बंदा है जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हुआ है, और एक वो है जो किसी ने सरकारी स्कूल से पढ़ के आया। तो आप बताइए एम्प्लॉयर किसको प्रेफर करेगा? उसी को प्रेफर करेगा ना जो उनके लिए सर क्रीम है उस पर्टिकुलर मार्केट की। तो ऐसा ही होता है, मतलब अपने आप को अंडरमाइन नहीं करें, अपने आप को वो टारगेट दे के देखें जो आपको कभी लगता है कि यार ये अचीव नहीं होंगे, टारगेट दें वो वाले, फिर इंशाल्लाह जो है मामला सब अच्छे होंगे। सर अगर आप वापस पहली अटेम्प्ट में अगर आपको चांस मिले पहली अटेम्प्ट, तो आप फिजिकल चूज करेंगे ऑनलाइन? यार अगर मुझे दोबारा से चांस मिले ना तो मैं इन दोनों का कॉम्बो यूज़ करूंगा, कोई एक यूज़ नहीं करूंगा, इन दोनों का मैं कॉम्बो यूज़ करके चलना चाहूँगा। ज़्यादा लगेंगे और क्या? पैसे भी लगेंगे और ज़्यादा हो जाएगा। वो कैसे? कॉम्बो में फिजिकल भी आ रहे हैं और घर में भी। नहीं देखें, ये तो फैक्टर्स फिर इररिलेवेंट होते हैं ना, सेकेंडरी फैक्टर्स हैं ये। अगर मुझे दोबारा सीए करने का मौका मिले और मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट करूं तो मैं दोनों को देखें, इंसान की ज़िंदगी में टाइम एक जैसा नहीं रहता। मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की वो मैंने फिजिकल से स्टार्ट की, मतलब फिजिकल कॉलेज में आना, आके क्लासेस लेना। बीच में मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब होगी। अब अगर ये ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग ना होता और 2 महीने के लिए मैं जो घर जाना था, अगर ये चीज़ें ना होती तो मैं घर जाके पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता था ना। तो मैंने वहीं पे अपना बैच रोका, रात की टिकट करवाई, घर आया, सुबह आके 9 बजे वाली क्लास फिर से स्टार्ट कर दी। रीज़न बीइंग कि मैं इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाऊँ ना। लेकिन दोनों चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है। ये नहीं कि सर अगर लाइव है तो लेक्चर्स पेंडिंग करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस सैटरडे संडे 2 दिन हमारे ही हैं, इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के लेक्चर एक साथ ही देख लेंगे, 3-3 2-2 करके। तो ये लूडो तो चल नहीं रही। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि डेली का डेली करना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे लाइव हो चाहे फिजिकल हो। दोनों मोड्स बेस्ट हैं, आपको जहाँ ज़्यादा समझ आता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। आप घर में सोफे पे बैठ के चाय वाय साथ रख के, नाश्ता साथ रख के कंफर्टेबल हैं, तब भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रेफर क्या है कि भाई आप कॉलेज में हैं, क्योंकि देखें जो ऑनलाइन है ना वहाँ पे स्टिल एक छोटा सा गैप ये है कि आपकी आफ्टर क्लास टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। आप अभी बच्चे जाते हैं यहाँ से उठ के जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, सर ये बताएं, सर वो बताएं, सर वो बताएं, रियल टाइम में पूछ लेंगे, सर को जाने नहीं देंगे क्लास से बाहर निकलेंगे साथ साथ, सर ये बता दें, सर ये बता दें, तो उनको साथ साथ जवाब मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं फिजिकल के। तो यही सारी बातें, ये सारे काम हैं जो करने के हमारे। सर मिनिमम तो सीए 5 ईयर्स में होता है, आपने 3 साल में कैसे किया? बेटा मैंने 3 साल में अपने टाइम से भी पहले कर लिया, यही तो एक्सेप्शन है, यही तो एक्सेप्शन है। सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं? यार ये ज़्यादा हो रहेगा मतलब अगर मैं बताऊंगा फिर आप शायद उसको मैच करने की तरफ जाएं, लेकिन 16-17 घंटे जो है ना ये एम्पल टाइम है। इतना कम से कम आपको पढ़ना चाहिए एक दिन में ना, कोशिश करनी चाहिए। उसमें से ऑब्वियसली इफेक्टिव आवर्स आपके 10 निकल आएंगे, 11-12 निकल आएंगे, थोड़ा बहुत आप बीच में फ़ोन यूज़ करेंगे, लेकिन कम से कम सेटिंग ऐसी बनाएं कि आप 16 घंटे 14 घंटे पढ़ें। कोई और काम तो नहीं है ना, जल्दी जल्दी करना है सीए, इंशाल्लाह सीए करके सारी फिर जो भी बेनिफिट्स हैं। आर्टिकलशिप से पहले मैंने कर लिया था क्वालिफाई। हाँ चल कंटिन्यू करनी होती है ना आपने, 3.5 साल की वो तो आपकी चल रही होती है, तो आर्टिकलशिप चलती रहती है, उसका मसला नहीं है। बट द पॉइंट टू से कि हमने उससे पहले क्वालिफाई करना है। आप फॉर्म में आपके पास काम भी है, बहुत कुछ है, मैनेजर की मार भी है, सब कुछ सुन भी रहे हैं, हफ्ता इतवार भी जा रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही, पेपर फेल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वही बंदा काम करे ना जो इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलेगा, सैटरडे संडे अपना ज़ाया नहीं करेगा। मतलब फॉर्म, मैंने भी फॉर्म में रहते रहते ही अपने फाइनल्स के पेपर 1 साल के अंदर निकाले हैं। इसका मतलब है कि मैंने सैटरडे संडे ज़ाया नहीं किया होगा, मैंने कोई 14 अगस्त नहीं मनाई होगी, मैं कहीं प्लांटेशन ड्राइव पे नहीं गया होगा, मैंने कोई फालतू का दिन ज़ाया नहीं किया होगा। ये सारी हरकतें, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ठीक है जी, तो आपका कोई फर्दर सवाल है तो मुझे आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम इस ओरिएंटेशन को यहाँ पे एंड करते हैं छोटी सी मोटिवेशन के साथ कि सर अगर हमसे 5 अटेम्प्ट्स में हो सकता है और हम MD गेट फेल हैं तो आपसे तो ज़रूर हो जाएगा फिर। ठीक है सर, तो ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है इसमें, सीए सबसे हो जाता है। यहाँ पे देखें, इससे पहले यहाँ पे एंटर होने से पहले ना पिछला सब भूल आए। एक बार छत पे खड़े होकर ना ज़रा, मतलब गिरना नहीं है, छत पे खड़े होकर ज़रा एक बार सुकून से ठंडी हवा लें और सब भूल जाएं पूरी ज़िंदगी में क्या किया है। अब सीए करना है ना, बस अब से इंसान बन जाएं और आ जाएं सीए करने। ये इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इनके लिए ठीक है जी, चलें सर, मेरा ख्याल है हम इस ओरिएंटेशन को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। और आप सब लोग को आपके बॉक्सेस वॉक्सेस भी मिल चुके हैं माशाल्लाह से, आप एंजॉय करें इसको। ठीक है सर, एंड करें यहाँ पे, और किसी को कोई सवाल हो वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सना बेटा ये 1 साल उसके बाद काउंट किया है, ठीक है ना, 1 साल उसके बाद काउंट किया है। ठीक है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सर, ये मेरा नंबर है, अगर किसी को लगे कि उसको मुझसे बात करने की ज़रूरत है। सर आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़।